हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं आज हम लेकर कक्षा 9 का फिजिक्स, जो कि पार्ट 4 प्लवन चल रहा था, यानी चैप्टर 4 हमारा फ्लोटेशन चल रहा था। और हमने पिछले वीडियो में आपको आर्किमिडीज का लास्ट में सिद्धांत पढ़ा करके और उनके सिद्धांत के अनुप्रयोग को पढ़ा करके वीडियो का लास्ट किया था। और आज हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, यानी हमने पहले घनत्व को लिखाया था, घनत्व के बारे में बताया था, उस पर एक एग्जाम्पल हम क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें वो फार्मूला अच्छे समझ में आ जाए। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हमने ले रखा है कि यदि एक लोहे की वस्तु को जल में डुबोया जाता है, यदि एक लोहे की वस्तु को जल में डुबोया तो यह 8 किग्रा द्रव को विस्थापित करती है। द्रव का मतलब जल को ही, जल में डुबोया गया तो जल को 8 किग्रा जल को विस्थापित करती है। तो लोहे की वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल का मान न्यूटन में ज्ञात कीजिए। तो लोहे की वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल का मान न्यूटन में ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन ले रखा है कि यदि एक लोहे की वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो यह 8 किग्रा द्रव को विस्थापित करती है। तो लोहे की वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल का मान ज्ञात करना है, यानी उत्प्लावक बल हमने क्या बताया था? उत्प्लावक बल हमेशा किसी भी द्रव में कोई वस्तु जब डुबोई जाती है तो उस वस्तु को ऊपर खींचने का, यानी ऊपर ढकेलने का प्रयत्न करना है, जबकि उसका भार mg उस वस्तु को नीचे खींचता है, परंतु यह भार mg के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हल करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे पहले? इसमें बोल रहा है प्रश्न में कि यदि एक लोहे की वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि जैसे अगर हम कह दें कि लोहे की वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल वस्तु द्वारा हटाए गए भार के तुल्य होगा, यानी जब 8 किग्रा भार हट रहा है तो उस लोहे का भार कितना होगा? उस लोहे का भार भी 8 किग्रा होगा, क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उस वस्तु पर एक उत्प्लावक बल कार्य करता है और वह उत्प्लावक बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, यानी कि 8 किग्रा का भार हटाया जा रहा है, 8 किग्रा द्रव हट रही है पूरे जल में से, तो उस वस्तु का भार, उस लोहे का भार भी कितना होगा? 8 किग्रा होगा। तो हम क्या कहेंगे? आर्किमिडीज के सिद्धांतानुसार लोहे की वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल उस वस्तु द्वारा
हटाए गए उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के होता है, लिख सकते हैं, बराबर होता है। ठीक है, इतना पहले हमें ये परिभाषा इनके सिद्धांत के अनुसार मिल जा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इतना। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा क्या है, लिखेंगे हम जानते हैं कि भार W बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, यानी भार W बराबर mg। क्या होता है, भार W बराबर mg। और यहाँ पर कितना दे रखा है, 8 किग्रा, जो कि वस्तु का क्या बोला है, सॉरी द्रव का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 8 किग्रा बोला है। जल का लिख सकते हैं, यहाँ जल का द्रव्यमान बराबर 8 किग्रा है। 8 किग्रा द्रव को हटाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, तो द्रव कितना, यानी जल कितना हो गया, 8 किग्रा। और हम लोग मान लेते हैं, माना क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g बराबर। अब देखिए, जब दिया रहता है स्मॉल g का मान तो ठीक रहता है, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं अपना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 9.8 भी मान सकते हैं, 9.81 भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग 10 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों मानों को, यानी द्रव्यमान जो हमारा दिया है 8 किग्रा और गुरुत्वीय त्वरण जो दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इन दोनों मानों को इस सूत्र में क्या करेंगे, भर लेंगे। इसको रख देते हैं, तो लिखेंगे सूत्र से, यानी क्या है, W बराबर m इंटू जी है, तो अब W बराबर m का मान कितना है, 8 है, कितना भैया, 8 है, और इंटू ये कितना है, 10, यानी बराबर 80 किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और हमने आपको बता रखा है कि इसी पूरे को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, तो W बराबर क्या कह सकते हैं, 80 न्यूटन, क्या कह सकते हैं, 80 न्यूटन, जो कि हमारा ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत पीछे पढ़ा रखा था, और आर्किमिडीज ने भी यही चीज़ कहा था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं तो उस द्रव से कुछ जल या कुछ भाग कह सकते हैं विस्थापित होता है। क्यों, क्योंकि उस पर एक बल कार्य करता है, तो उस पर एक बल कार्य करने से वो जो द्रव है या जल है वह विस्थापित हो जाता है। और वो जल कितना विस्थापित होता है भैया, यानी कि जितना जल विस्थापित होता है उसी के बराबर ही उस वस्तु का भार होता है। यानी जो द्रव हटाया जाता है वस्तु को डुबोए जाने पर, जो द्रव बाहर निकलता है या हटता है, विस्थापित होता है, वह उस वस्तु के भार के बराबर, यानी उस वस्तु के भार के बराबर द्रव हटता है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, या उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, और उसी के अनुसार भार W बराबर mg हमने बता रखा है। mg क्या है, पूरा mg, जो भार mg है वह उत्प्लावक बल के बराबर है, क्योंकि भार mg सदैव नीचे की ओर कार्य करता है और उत्प्लावक बल सदैव ऊपर की ओर कार्य करता है, जबकि दोनों दिशाएं विपरीत होती हैं, परंतु दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हमने बताया था आपको पढ़ना है आपेक्षिक घनत्व। क्या पढ़ना है, आपेक्षिक घनत्व पढ़ना है। ठीक है, और इसी को कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। हम लोग लिख लेते हैं हेडिंग बनाकर, आपेक्षिक घनत्व। क्या हो जाएगा,
रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है भैया, आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसे देखिए आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग हम लोगों ने पढ़ रखा है। आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग क्या होता है, जैसे पहले उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर डेंसिटी भी आसानी से समझने में आएगी। तो अगर हम सापेक्ष वेग की बात करें, तो जब कोई दो वस्तुओं में से कोई एक वस्तु स्थिर तथा दूसरा गति कर रहा है, तो हम कहते हैं कि जो गति कर रहा है वो स्थिर वाले के सापेक्ष गति कर रहा है। ठीक है, जैसे दो लड़के हैं, एक मोहन है एक सोहन है। ठीक है, मोहन क्या है, स्थिर है, और सोहन क्या है, गति कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सोहन जो गति कर रहा है वो मोहन के सापेक्ष गति कर रहा है। ठीक है, ये तो सापेक्ष गति हो गया। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, आपेक्षिक गति। तो आपेक्षिक या निरपेक्ष गति उसी को बोलते हैं। यदि दोनों अब गति कर रहे हो, दोनों लड़के गति कर रहे हो, मोहन तथा सोहन दोनों गति कर रहे हैं, परंतु जो है कि मोहन धीरे धीरे गति कर रहा है और सोहन तेजी से, यानी दो लड़के दौड़ रहे हैं, मोहन धीरे दौड़ रहा है और सोहन तेजी से, तो सोहन क्या करता है, उसे पार कर जाता है, बहुत तेजी से दौड़ते दौड़ते पार कर जाता है। तो कहते हैं कि जो सोहन है वह मोहन के क्या है, आपेक्षिक या कह सकते हैं निरपेक्ष गति कर रहा है। गतिमान दोनों हैं जब, और एक क्या है धीमा पड़ जा रहा है, दूसरा तेज, तो जो तेज पड़ रहा है वह धीमा वाले के क्या है, आपेक्षिक या कह सकते हैं निरपेक्ष गति। तो उसी प्रकार से घनत्व भी होता है, यानी किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व व, अब जैसे कोई वस्तु है उसको जब हम जल में डुबोते हैं, तो वस्तु का घनत्व और जल का घनत्व दोनों को देखना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि किसी वस्तु या पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस वस्तु के घनत्व, उस पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात को, ठीक है, जल के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहलाता है वो। ठीक है, या उसी के बराबर होते हैं, अनुपात के बराबर होते हैं, कह सकते हैं। परिभाषा क्या लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। यानी हमें अगर फार्मूला लिखना होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, क्या लिखेंगे, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे के जल का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे के जल का घनत्व। ठीक है, या हमने पीछे पढ़ रखा है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे के आयतन। क्या होता है सूत्र, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे के आयतन। तो हम इसके हिसाब से कह सकते हैं कि जहाँ घनत्व वहाँ द्रव्यमान बटे के आयतन लिख सकते हैं। तो या करके लिख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर, क्या कह सकते हैं, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ का
द्रव्यमान बटे के पदार्थ का आयतन। ये तो एक के लिए हुआ पदार्थ का घनत्व के लिए पदार्थ का द्रव्यमान बटे के पदार्थ का आयतन, और फिर इस पूरे के बटे में जल का द्रव्यमान बटे के जल का आयतन। तो ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर के पलट जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, जल का आयतन ऊपर लिख देंगे, जल का आयतन ऊपर हो जाएगा और जल का द्रव्यमान नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, जल का द्रव्यमान नीचे हो जाएगा। तो आप अगर इनके अनुसार कहें तो इनके अनुसार हम मात्रक बना सकते हैं। जैसे इनका मात्रक अगर हम कहें कि इनका मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का किग्रा होता है, और आयतन का क्या होता है, आयतन का यानी घनत्व के लिए द्रव्यमान का किग्रा हो गया और आयतन का प्रति मीटर क्यूब हो गया, मीटर के पावर -3 हो गया। ऐसे कह सकते हैं यमकेश पद्धति के थ्रू। लेकिन अगर यहाँ द्रव्यमान बटे आयतन यहाँ भी है और यहाँ आयतन बटे द्रव्यमान यानी उल्टा है, तो यह कट जाएंगे। यहाँ भी देखिए पदार्थ का घनत्व जो होगा किग्रा प्रति मीटर क्यूब, और यहाँ भी किग्रा प्रति मीटर क्यूब, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। क्या कहेंगे, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इनके मात्रक नहीं होते हैं। क्योंकि इनके मात्रक क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों घनत्व ही हैं, ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व था। घनत्व कोई भी होगा उसका क्या होगा, यूनिट सेम होगा, तो यूनिट क्या हो जाता है, आपस में कट जाता है। ठीक है, आपस में क्या हो जाता है, मर जाते हैं सब। ठीक है, ये रहा फार्मूला। तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख लेंगे हम लोग कि आपेक्षिक घनत्व क्या है, दो समान राशियों का क्या है, दो समान राशियों का मेल है। दो समान राशियां जिससे घनत्व ऊपर भी है नीचे भी है, तो दो समान राशियों का अनुपात है या मेल है कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आपेक्षिक घनत्व दो समान राशियों का अनुपात है। दो समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपस में दोनों क्या होते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है भैया, ये हमने आपेक्षिक घनत्व दिखा दिया आपको, परिभाषा और इनका सूत्र भी दिखा दिया। अब इस पे एक एग्जाम्पल सवाल दिखा देते हैं, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज करेंगे और ये चैप्टर भी हमारा आज समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद अब हम अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ आते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन। जैसे कि अगर हम ले लें एग्जाम्पल क्वेश्चन, जैसे हमने एक ले लिया कि किसी धातु का आपेक्षिक घनत्व, क्या ले लिया, किसी धातु का आपेक्षिक घनत्व 19.3 है। क्या है, 19 तथा जल का घनत्व, तथा जल का घनत्व कितना है, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 या इसी को 1000 भी बोलते हैं, किग्रा प्रति मीटर क्यूब। 10 के पावर 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब है। तो उस धातु का घनत्व ज्ञात कीजिए। इतना केजी इंटू मीटर केजी प्रति मीटर क्यूब है। तो धातु का घनत्व ज्ञात कीजिए।
ठीक है भैया। तो हमें धातु का घनत्व ज्ञात करना है, तो हमें पहले दिया क्या क्या है लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। यानी दिया है आपको, क्या दे रखा है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व दे रखा है 19.3, कितना दे रखा है 19.3 दे रखा है। और जल का घनत्व कितना दिया है, जल का घनत्व बराबर 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब, यानी किग्रा प्रति मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है धातु का घनत्व, धातु का घनत्व हमसे पूछ रखा है। तो सूत्र क्या होता है हमारा पास, सूत्र से लिख देंगे। सूत्र होता है, लिखेंगे आपेक्षिक घनत्व, क्या लिखेंगे, आपेक्षिक घनत्व या धातु का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, धातु का घनत्व और बटे के क्या हो जाएगा, जल का घनत्व, क्या हो जाएगा, जल का घनत्व। तो हमसे क्या पूछा है, धातु का घनत्व पूछा है ना, तो धातु का घनत्व यहीं छोड़ देंगे और बाकी ये भागा में है जल का घनत्व, इधर आएगा तो गुणा में, इसको पक्षांतर कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, इधर लिख सकते हैं धातु का घनत्व इक्वल टू आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व और गुणते क्या लिखेंगे, जल का घनत्व, जल का घनत्व। तो क्या हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व का मान कितना दे रखा है 19.3 और इंटू करके जल का घनत्व कितना दिया 10⁻³ ठीक है, kg प्रति मीटर क्यूब। और यहाँ कुछ नहीं होता है इसका मात्रक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 19.3 गुणते 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। यानी ये क्या निकल जाएगा, धातु का घनत्व निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, धातु का घनत्व, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा आज का वीडियो, और इसी के साथ हम अपने वीडियो क्लोज करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, अब ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम फिर नए वीडियो के साथ नया चैप्टर लेकर आते हैं। ठीक है, और इसे अच्छे से ढंग से तैयार करते रहिएगा। ये क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सब कुछ। जितना भी मैंने वीडियो बना रखा है सब देख लीजिए आप लोग, और जो लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां सरस्वती।